नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक श्रीलंका के अंदर होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में है। देश किस तरीके से वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। अचानक देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट हो गई है। श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोग सड़कों पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल सा इसका एक जवाब है। तो वहाँ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही है, फ्यूल खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, हर चीज खत्म हो रही है वहाँ पे। और जो भी चीज अवेलेबल हो भी पा रही है उसकी कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है, मतलब चीजें इतनी महंगी हो गई है कि लोग वहाँ खाने पीने तक की सामान खरीद नहीं पा रहे हैं। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है, फरवरी 2022 में देश के पास सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। मतलब इतना पैसा कुल मिला के कहें कि उससे सिर्फ 1 या 1.5 महीने का वो अपने देश में जरूरत की सामान को पूर्ति कर सकते थे। यदि वो अपने देश में बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और या खाने की चीजें ही मंगवा रहे हैं, तो उसको खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो दूसरे देश से सामान को मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। मार्च महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी में करीब 60 से 70% के बीच की गिरावट हो गई अचानक से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रिजर्व कम है तो इंपोर्ट होगा कैसे। अब श्रीलंका के साथ दिक्कत यह है कि वो इतना छोटा देश है, तो वहाँ हर चीज डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। उनको छोटी से छोटी चीज बाहर से मंगवानी पड़ती है। हर चीज के लिए उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और पैसा तो टैक्सेस से आता है। अब जैसे ही फॉरेन रिजर्व खत्म हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ताबड़तोड़ पैसे छाप लेंगे, जिससे पैसे की कमी पूरी हो जाएगी। अब आप अगर अपने मन से पैसे छाप लेते हैं तो इससे होने वाली एक समस्या होती है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। यानी आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और सामान की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, बहुत वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। जिसका डर था वही हुआ, चीजें आसमान छू गई। आप अगर वहाँ नॉर्मल चावल का रेट पता करने जाओ तो आपको 500 रुपए प्रति किलो चावल मिलेंगे। अगर दूध का रेट पता करो तो वहां पे दूध 1500 रुपए प्रति लीटर हो गया। नॉर्मली आपको अगर चाय पीने की इच्छा होगी, आप किसी दुकान पे जाते हो तो वहां पे 100 रुपए तक की चाय आपको मिल सकती है। तो सोचिए वहां की स्थिति कितनी खराब हो रही। सिलेंडर हर वीक में सिर्फ एक बार आ रहा, वो भी आपको बहुत लंबी लंबी लाइन लग के सिलेंडर लेना पड़ेगा, वो भी आप लकी हुए तो। नहीं तो ये भी उम्मीद नहीं होती है कि आपको सिलेंडर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सिलेंडर की कीमत वहां पे 1400 रुपए थी, लेकिन इन सारी सिचुएशंस के बाद वहां कीमत में 3 गुना तक इजाफा हो गया। वही सिलेंडर अभी 4200 रुपए में मिल रहा है। मतलब श्रीलंकन करेंसी के हिसाब से मैं जो भी बोल रहा हूँ वो श्रीलंकन करेंसी में बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने इंडिया का 1 रुपया श्रीलंका के 4 रुपए के बराबर होता। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारे एग्जाम को वहां पोस्टपोन कर दिया गया। अब देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एग्जाम लेंगे कैसे, वो यही समझ में नहीं आ रहा। सारे लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई तो और चौपट हो चुकी है। वहां की दिक्कत इतनी बढ़ गई कि लोग वहां से देश छोड़ छोड़ के भागने लगे। हाल में ही अपने रामेश्वरम में 6 लोगों का एक ग्रुप पकड़ाया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इस देश में कर क्या रहे हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और वहाँ हम लोग की रहने लायक जगह नहीं बची और हम लोग वहाँ एफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से हम भाग के इंडिया आ गए। तो बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जो उन्हें रेफ्यूजी सेंटर ले गई। इस स्थिति पर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने पीएम मोदी से बात की और उनसे परमिशन मांगी। हम अपने श्रीलंकन तमिल भाई जो वहां से भाग के इंडिया आ रहे हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, हम उनकी हेल्प कर सकें। 17 मार्च को श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने दिल्ली में आके एक $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन की थी। तो इससे ये लगा था कि कम से कम वो देश जिस तरीके की दिक्कतों से गुजर रहा है उससे वो निपट पाएगा, और इंडिया कई मायनों में उसकी हेल्प करता रहा है। श्रीलंका और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से ही, और इंडिया बहुत हद तक श्रीलंका की मदद भी करता है। लेकिन वहां की फाइनेंशियल टीम पता नहीं कैसी है, वहां का वित्त मंत्रालय कैसा है, हर बार श्रीलंका एक बहुत बड़े कर्ज में डूब जाता है। अभी आप एक पोर्ट का एग्जाम्पल लें तो वहां पे एक हम्बनटोटा नाम का पोर्ट बना था जिसमें चाइना ने इन्वेस्ट किया था। तो चाइना ने ये कहा कि आप हमसे पैसे ले लो और आप अपने देश में पोर्ट बनाओ, हाईवेज बनाओ, जिससे ये होगा कि आपका देश डेवलप भी करेगा और उससे जो प्रॉफिट होगा वो आप हमसे शेयर कर सकते हो और मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा।
लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल उल्टी हो गई। उन्होंने जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था वो रेवेन्यू मिला ही नहीं, और उनके ऊपर से एक और सरदर्द हो गया कि अब मुझे चाइना का भी पैसा चुकाना, अब ये चीजें हो कैसे। तो लास्ट में एक ऑप्शन निकाला गया, उस पोर्ट का 70% हिस्सा चाइना के एक प्राइवेट कंपनी के हाथ दे दिया गया, और साथ ही 99 वर्ष की लीज पर भी दे दी गई, जिसके बदले कुछ पैसे चाइना की तरफ से श्रीलंका को मिले। चाइना ने भी अभी $2.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को दी है, ताकि उसकी स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो सके, मतलब इस बुरे दौर से वो निपट सके। अगर आप लोगों को क्रेडिट लाइन के बारे में नहीं पता होगा, तो क्रेडिट लाइन को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक तरीके का क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें आप किसी भी देश से शॉपिंग कर सकते हो, एक तरह का कह सकते हैं, मतलब चीजों को इंपोर्ट कर सकते हो। बाद में जब आप टैक्स को कलेक्ट करोगे तो फिर किसी न किसी माध्यम से आपको उसको चुकाना होता है। अब वहाँ के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो 2018 में वहाँ का टूरिज्म सेक्टर टॉप पे था, वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म एरिया था वहाँ। मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग वहाँ पे आते थे सिर्फ टूर करने के लिए, और उस देश के जीडीपी का 12 से 13% सिर्फ वहाँ के टूरिज्म से ही कलेक्ट होता था। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का टूरिज्म कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था। इस चीज पे ग्रहण तब लगा जब अप्रैल 2019 में वहाँ सीरियर ब्लास्ट हो गए। मतलब ऐसा खतरनाक ब्लास्ट हुआ था कि 270 के करीब, हालांकि इस चीज की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कितने लोग मरे थे, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 270 लोग की मृत्यु हुई थी वहां पे, और जिसमें 45 लोग फॉरेनर थे। तो वहां इस घटना के बाद ही धीरे धीरे वहां का टूरिज्म सेक्टर कम होने लग गया, लोग वहां धीरे धीरे आना कम हो गए। उससे भी ज्यादा आप पैर की कील तब कह लीजिए जब वहां पे 2020 में मार्च महीने में कोविड पेंडेमिक आ गया। अब वहां का टूरिज्म सेक्टर तो एकदम ठप पड़ गया। अब वहां से जितनी भी रेवेन्यूज कलेक्ट होती थी वो तो बिल्कुल नील हो गई, जीरो हो गई, और इससे देश की स्थिति धीरे धीरे और खराब होने लग गई। अब एक देश को कम से कम इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि कम से कम उसकी अर्थव्यवस्था किसी टूरिज्म पर टिकी ना हो। अब इसके राजनीतिक पहलू पे बात करते हैं। 2019 की जब इलेक्शन हुए तो उसमें चुनकर आए गोटाबाया राजपक्षा, जो वहां के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले बहुत सारे वादे किए थे। उन वायदों में ये था कि हम वीएटी को कम कर देंगे, यानी वैल्यू एडेड टैक्स को हम बहुत कम कर देंगे। तो उनका ये मानना था कि हम इस टैक्स को अगर कम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, और इससे हमारे देश की इकोनॉमी और बूस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे स्थिति तो और खराब ही हो गई, क्योंकि कोविड का पेंडेमिक आ गया था, लोग लॉकडाउन में घर में बंद रहते थे, चीजों में पैसे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे थे, तो टैक्स कहां से पे हो पाता। और इसका नतीजा ये निकला कि धीरे 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 वहां का सारा रिजर्व पैसा था वो खत्म होने लग गया। किस्मत तो खराब थी ही। एक और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक फैसला उन्होंने किया कि अब हम देश में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करेंगे, यानी जैविक खेती करेंगे। किसी भी तरह का केमिकल खाद का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। जनरली कभी भी केमिकल खाद से अगर ऑर्गेनिक खेती पे स्विच करते हैं तो उसमें ये होता है कि शुरुआत के दिनों में आपको पैदावार में 20 से 25% की कमी मिलती है, देखने को 20 से 25% की कमी देखने को मिलती है। अब अचानक से उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, सभी केमिकल खादों की सप्लाई को बैन कर दिया गया। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने किसी भी तरीके से ऑर्गेनिक खेती तो की, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि श्रीलंका चावल के उपजाने में खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट था कि वो कम से कम चावल उपज करके अपने देश की जरूरत को पूरा कर लेता था। लेकिन जब उन्होंने ऑर्गेनिक खेती पे स्विच किया, उन्हें चावल पे कम से कम $450 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ गया। इतनी स्थिति खराब हो गई। और श्रीलंका की चाय बहुत फेमस थी, वहाँ चाय की पैदावार बहुत होती थी, तो श्रीलंका चाय अदर देशों को एक्सपोर्ट करता था। लेकिन इस डिसीजन से वहाँ की चाय की फसल भी खराब हो गई। अब इस सारी बर्बादी के पीछे सिर्फ यही सारे फैक्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है वहां का नेपोटिज्म। जब गोटाबाया राजपक्षा वहां के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षा को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, उनके जितने भी भतीजे, भाई, मामा, चाचा, जितने भी लोग थे, उनको सारे लोगों को मिनिस्ट्री में डाल दिया। और दूर दूर के कजन भी, उनके 22 से 23 साल के लोग उनकी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी देश की सत्ता किसी एक ही परिवार के हाथ में है तो वहां का सिस्टम बहुत खराब हो जाता है। अगर कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो आपको पूछने, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से आप उस देश का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। हालांकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के लोग में साक्षरता दर अपने इंडिया से बहुत ज्यादा, फिर भी वहां पता नहीं क्यों लोग नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं और इस तरीके की राजनीति वहां पे करते हैं। वहां सिहाली यानी बौद्धिस्ट
की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चुनाव जीतने के लिए राजपक्षा परिवार हर बार उन लोगों की बात करता है, उनके हितों की बात करता है, जिससे वहां के लोग पढ़े लिखे होके भी इस तरीके के नेपोटिज्म को सपोर्ट कर देते हैं और इसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हमने जो ये गलती की ये सबसे बड़ी गलती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।